नमस्कार, द लीडर हिंदी में हमें देखने वालों का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी। जाना पहचाना नाम है आप। जाना पहचाना नाम इस वजह से है कि आप डॉक्टर हैं और आपका एक बड़ा सेटअप है यहाँ बरेली में। उसके साथ साथ आप जो चिकित्सा के क्षेत्र से एक्टिविटीज़ हैं उसमें पूरी तरह से शामिल रहते हैं। लेकिन एक ख़ास बात आपकी ये है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में होने के साथ साथ अब राजनीति में भी पूरा दखल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप पूरी तरह से सक्रिय हैं और जो चुनाव होने जा रहे हैं अब से 4 महीने बाद, उसमें आप हिस्सा लेने जा रहे हैं। कैंट से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे हम देखें डॉक्टर साहब, तो आप एक व्यस्त पर्सनालिटी हैं यहाँ की। जिस तरह से आपका मेडिकल में आपका सेटअप है, फिर उसके बाद आप राजनीति के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है वसीम भाई। डॉक्टर्स उनकी ट्रेनिंग, हम लोग जब MBBS और अपना PG कर रहे होते हैं, MS और MD कर रहे होते हैं, तो वो एक ऐसा समय होता है जब डॉक्टर्स की इतनी तगड़ी ट्रेनिंग की जाती है कि वो 24 में से 20 घंटे 18 घंटे काम कर सकते हैं और उनको हर प्रकार के काम करने आते हैं, जिसकी वजह से वो ये जानते हैं कि मुझको अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, मुझे अपने दिन भर के 24 घंटों में कितने काम किस प्रकार से करने हैं। तो वो एक ट्रेनिंग का तरीका होता है जो अन्य पढ़ाइयों में नहीं किया जाता, स्पेशली मेडिसिन में होता। और इसी वजह से बरेली में आप देख रहे होंगे कि बरेली में जो राजनीति में डॉक्टर्स हैं वो एक लंबे समय से, चाहे वो डॉक्टर दिनेश जौहरी साहब रहे हों जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे, डॉक्टर तोमर साहब हैं जो 2 बार महापौर रहे हैं, और डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं 2 MLA हैं, 2 बार के MLA हैं। तो उन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने चिकित्सीय प्रोफेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो डॉक्टर्स में ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को संभाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखा ही गया है, जैसे एक डॉक्टर के नाते आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मरीज़ आपके पास आता है तो आप उसको सही बात बता देते हैं। अगर हम राजनीति की बात करें और नेताओं की बात करें तो उनकी बात थोड़ी सी अलग अंदाज में शुरू होती है। एक अंदाज है कि वो अगर कोई सही बात है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीक़े से पेश करते हैं। जैसे जो सच है, जैसे आपके पेशे में एक सच ये है कि आपके लिए सबसे प्रिय डॉक्टर है। डॉक्टर के लिए सबसे प्रिय मरीज़ होता है कि वो हर तरह से ये चाहता है कि अगर मरीज़ है तो उसकी जान बचनी चाहिए या उसका रोग है तो दूर होना चाहिए। लेकिन राजनीति में ये देखा गया है कि एक सोच ही बन गई है कि जितनी परेशान जनता होगी उतना ही वो नेता को लाइक करेगी। तो ये जो चूँकि एक बदलाव है और आप इससे चिकित्सा के क्षेत्र से उधर जा रहे हैं, तो एक वो नहीं लगता मन में कि हम राजनीति में जाके उस तरह से कैसे काम कर पाएंगे? हम राजनीति में जाके और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। राजनीति का जो स्वरूप है, जो राजनीति का चेहरा है, वो बदला है। आज तक पिछले 70 वर्ष में जब हम इस देश में देखते हैं कि जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने किस तरह से काम किया और पिछले 7 वर्ष में कैसा कैसा काम हुआ है। हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं जब, तो जिस देश में पिछले 70 साल में सिर्फ कुछ 100 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उनमें 7 साल और जोड़ लेते हैं तो उन मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ के 400 हो जाती है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए जिसने पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निश्चय कर लिया। जिस उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ 23 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ पर 80 मेडिकल कॉलेजेस होने वाले हैं। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मोदी जी और योगी जी ने आके निश्चित रूप से राजनीति में जितना स्वच्छता लेके आए हैं, जितना पारदर्शिता लेके आए हैं, जितना भ्रष्टाचार को कम करने का उन्होंने प्रयास किए, ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। और इसीलिए पढ़े लिखे लोगों का आना, इसीलिए अच्छे लोगों का, पॉजिटिव सोच वाले लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के पुराने मंत्रियों पर ही बलात्कार के आरोप लगते हैं, उनको जेल होती है, उनके ऊपर पॉक्सो लगता है, उनको उम्र कैद की सजा होती है, तो हमें डर लगता है कि कैसे कैसे लोग सिस्टम में बैठे हुए थे। आज अगर उन लोगों को हटाकर अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाएगा तो राजनीति निश्चित रूप से साफ स्वच्छ हो जाएगी। कैंट से आप टिकट मांग रहे हैं और कैंट सीट अगर हम देखें तो राजेश अग्रवाल जी कैंट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये कैंट से ही टिकट मांगने पीछे कि ये आसान लग रहा है आपको कि टिकट मिल सकता हो वहाँ? क्योंकि मैं कैंट में रहता हूँ, मेरा क्षेत्र जो है वो कैंट है, मेरे रहने का भी और मेरे काम करने की जगह भी कैंट है।
तो हमेशा हम कहीं भी हम राजनीति में प्रयास करते हैं कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए और अच्छा कर पाएँ। अब मैं यहाँ बरेली में रहकर मैं कोशिश करूँ, मैं किसी गांव देहात की बात करूँ तो वो मेरे लिए संभव नहीं होगा उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि मेरे रहने की जगह यही है, मेरे काम करने की जगह यही है, यही कर्म भूमि है, इसलिए मैंने इस जगह को चुना है। और राजेश अग्रवाल जी हमारी पार्टी के एक सबसे बड़े अनुभवी और सबसे बड़े नेताओं में से हैं। अगर जब कभी बात परिवर्तन की होती है, राजनीति की होती है, तो इसमें मौका सभी लोगों को दिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि अगर पार्टी कहीं कोई बदलाव चाहती है, कुछ सोचती है, तो हम भी उस लाइन में हैं, हम लोग भी उसमें आगे काम करना चाहते हैं। आपकी तरह से कुछ और डॉक्टर भी, जैसे डॉक्टर विमल भारद्वाज हैं, उमेश गौतम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कंपटीशन जैसे चुनाव से पहले, नहीं लगता कि टिकट को लेकर ज़्यादा हो रहा है? निश्चित रूप से होता है, और ये तो बहुत अच्छा, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर जगह लोग बाग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, जिसमें से कि जनता को ये चॉइस करनी होती है कि ये व्यक्ति ठीक है और हम इसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। अगर लोग बाग आएंगे ही नहीं तो आप समझिए मुख्तार अंसारी जैसे लोग आगे आएंगे, अतीक अहमद जैसे लोग आएंगे, जो कि अपने बाहुबल पर, अपने दम पर, अपने आतंक के बल पर चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि वहाँ पर 10 लोग निकल कर आएँ और उन 10 में से जो सबसे अच्छा लगता हो, जो सर्वोत्तम लगता हो, जो आपको लगता हो उपयुक्त व्यक्ति है, उसको चुना जाए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप राजनीति में एक साफ गोई के साथ आना चाहते हैं, सच के साथ आना चाहते हैं। आप बहुत टाइम से यहाँ हैं, कैंट भी आप देखते हैं, शहर सीट को भी आपने देखा है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए इलाके हैं। तो आपको लगता है कि अगर हम पीछे की तरफ लौटे राजनीति में, तो जो काम शहर या कैंट के लिए होने चाहिए थे वो हुए हैं, या ये लगता है कि नहीं हो पाए हैं? मैं आपको एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने फिर वही बात करी कि कंपैरिजन की बात आती है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और वो लगभग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जगह है, 25 करोड़ लोग हैं। अच्छे दिल्ली में सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं, इस वजह से यहाँ सुविधाएं कम लगती हैं। तो जितने लोगों के लिए प्लानिंग, अगर हम एक 5 वर्षीय और 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाते हैं कि भाई 5 साल में हम इतनी सड़कें बनाएंगे, 5 साल में हम इतने स्कूल, इतने अस्पताल बनाएंगे, हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्फोट इतना ज़्यादा होता है कि वो सारी चीज़ें कम पड़ने लगती हैं। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि हम 30 साल का और 35 साल का प्लान बना के चलें कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं इतनी जनसंख्या के आधार पर चाहिएंगी। इसलिए हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो बरेली में पिछले कुछ ही दिनों में जो पुल बने हैं, जो बाज़ारों का अच्छे नए कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, स्कूल्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, वो सभी यहाँ की विकास की गति को ही दिखाते हैं। कैंट और शहर विधानसभा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। सरकार भले ही उनकी अब आई हो, लेकिन अगर हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखें तो 2 बड़े चेहरे यहाँ से रहे। तो लगता है आपको कि जितना काम उन्हें कराना चाहिए था उन्होंने कराया है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने काम कराया है। उन दोनों जनप्रतिनिधियों, बहुत सिंपल सी बात होती है आपको मैं बताऊं राजनीति में, कि जब मायावती जी चुनी गई तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनके उनकी आई थी और उन्होंने 5 वर्ष शासन किया। लेकिन क्योंकि उन्होंने ठीक काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बदल दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चुना, जो फिर पूर्ण बहुमत से आए थे, और सरकार, लोगों ने सोचा कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ठीक काम नहीं किया। तो इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि आप काम करके दिखाइए। तो जनता ये देखकर डिसाइड करती है कि हमको किसको चुनना है, और जो काम नहीं करता उसे बदल देती है। लेकिन अगर बरेली के जिनकी लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो नेता यहाँ पर पिछले 6 टेन्योर से 7 टेन्योर से अगर वो यहाँ पर चुने जाते रहे, तो यहाँ की जनता ही तो उनको चुन रही है। तो वो कुछ सोच के तो उनको चुनती है। अगर वो काम नहीं करते तो जनता उन्हें बदल देती। लेकिन आपने भी सुना होगा, मैं यहाँ करीब 14 साल से तो मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं, और ख़ास तौर से विपक्ष की तरफ से तो ये सीधे इल्ज़ाम लगता है कि 2 बड़े नेता भाजपा के यहाँ रहे और वो जीतते भी रहे। पब्लिक उन्हें मजबूरी में जिताती रही, किसी भी वजह से जिताती रही, लेकिन उतने काम नहीं कराए हैं उन्होंने।
मैंने आपको इसको मैंने अभी जो पहली प्रश्न का उत्तर दिया वो यही था कि अगर उन्होंने काम नहीं कराए थे तो जनता को उनको बदल देना। जनता के पास क्या मजबूरी हो सकती है? जनता के पास सिर्फ एक अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। और अगर उसको लगता है अगर वो मायावती को बदल सकती है, वो अखिलेश यादव को बदल सकती है, वो किसी अन्य पार्टी को लेके आ सकती है, तो उसके पास पूरा अधिकार होता है अपने जनप्रतिनिधि को हटा देने का। और अगर जनता उनको बार बार चुन रही है तो जो भी वजह से है, जिस भी कारण से वो चॉइस जनता की है, वो लोकतंत्र में चुनकर आए गए हैं, तो ये कहना कि उन्होंने काम नहीं किया तो जनता को पूरा अधिकार था उनको बदल देने का, तो उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया है, जनता ने उन्हें नहीं बदला है, तो वो जनता की पसंद है, वो जनता में लोकप्रिय है, इसलिए बार बार जीत कर आए हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम राजनीति में आने के लिए आपसे ये जानें कि आपका खाका क्या है। जैसे एक विकास, हर आदमी चाहता है कि विकास में वो अपने शहर को आगे खड़ा कर दे, तो आपके पास क्या प्लान होगा? देखिए, हम लोग, मैंने आपको बताया, सिंपल सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाने लगती है, जिसको कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना को, कि जो भी लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है जिसके पास वो फायदे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम अपने सिस्टम के, हम उन सरकारी योजनाओं के फायदे उस तक पहुंचाएं। वो व्यक्ति खाने पीने, रहने, मकान, सोने, काम करने और अपनी अर्निंग के लिए, अपने कमाई के लिए किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो उन्हीं चीज़ों को लेके, चाहे फिर वो समझ में आता है कि वो लोगों के पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा हो, लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, लोगों की रोजगार का मुद्दा हो, लोगों के व्यापार के विकास का मुद्दा हो, या किसी शहर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो। आप देखिए कितने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। आज बरेली का एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है, तो ये कहीं ना कहीं विकास की ही बात है। और इसी प्रकार अन्य चीज़ों की अभी जो आवश्यकता है, जो यहाँ कमियां हैं, उन सभी चीज़ों को, कमियों को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसे अगर मोटे तौर पर हम जानें, जो आपको लगता हो कि शहर के लिए कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है और अभी तक नहीं हो पाई हो। हमारे शहर में अभी भी ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ओवर ब्रिजेस को बनाकर उसको ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी उस यातायात को प्रॉपरली संचालित करने की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह टेढ़े मेढ़े लोगों के ऑटो रिक्शा के स्टैंड्स वगैरह बने होते हैं, जिसकी वजह से अतिक्रमण होता रहता है। तो ये जो शहर में अभी भी हमको ये दिखाई देता है कि लोगों को आने जाने में परेशानी है। जो सड़कों की व्यवस्था है, जो फुटपाथ की व्यवस्था है, उस सबको ठीक किया जाए, जिससे लोगों का आना जाना सुगम हो पाए, अच्छा हो पाए। अभी उस चीज़ को ठीक करने की व्यवस्था अच्छा हमको करना चाहिए। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कोई यहाँ पर अगर मेट्रो लाई जा सकती हो तो उसको लाया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे जो सरकारी बस सुविधाएं होती हैं आने जाने के लिए, उसको लाया जा सकता है। जहाँ कहीं जाम लग जाते हैं, उस जाम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स वगैरह की व्यवस्था करनी होगी, उसको किया जा सकता है। तो अभी शहर में काफ़ी काम किया जाना बाकी है। कमर्शियली देखें तो यहाँ पर बरेली का कोई भी ऐसा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीज़ों का बहुत बड़ा एक व्यापार बनाया जा सके, ऐसी स्थिति नहीं है। तो वो सब चीज़ें मार्केट यहाँ पर, जब मेडिकल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर सकती है, जब एजुकेशन हब बन सकता है, मेडिकल हब बन सकता है, तो ये बरेली कहीं ना कहीं दूसरी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी आगे बढ़ा सकता है। बस उनको एक्सप्लोर करने की, उनको खोजने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये बात करें एक डॉक्टर के तौर पर, आप अगर इस शहर को कुछ देना चाहें तो क्या लगता है आपको, क्या देंगे उसको? अभी इस शहर को बहुत कुछ दिया जा सकता है। बरेली को आप कंपेयर करें तो बरेली कहीं भी मेरठ से, बरेली नोएडा से या गोरखपुर से या आगरा से या कानपुर से कम नहीं है। और स्पेशली ये शहर एक अदब का शहर है, ये साहित्य की नगरी है और ये एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़े आप समझिए 7 नाथ मंदिर हैं, जिसकी वजह से नाथ नगरी कहलाती है। शिव मंदिर है जो एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का केंद्र बन सकता है। यहाँ पे मुस्लिम मरकज़ बने हुए हैं, यहाँ पे आला हज़रत और खानका नियाज़िया है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग अपनी आस्था के लिए आते हैं। तो एक टूरिस्ट हब के रूप में भी इस बरेली को डेवलप किया जा सकता है, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के वजह से यहाँ पर आएँ, उनको यहाँ पर अच्छी रोड्स मिलें, उनको यहाँ पर अच्छे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम मिलें, उनको यहाँ पर अच्छे रहने के होटल मिलें, यहाँ पे उन धार्मिक मंदिरों से संबंधित अच्छे साहित्य का प्रकाशन हो, यहाँ पे वहाँ पर कूड़ा ना हो। तो जैसे कि काशी है, जैसे कि अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, या जैसे कि किसी भी अन्य जगह को जहाँ की
टूरिज्म, एक धार्मिक पर्यटन जहाँ किया जा सकता हो, उस तरीके से बरेली को भी डेवलप किया जा सकता है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेंटर बन सकता है। आपने डॉक्टर प्रेमेंद्र महेश्वरी को सुना, वो राजनीति में साफ गोई के साथ, सच के साथ और जनता को कुछ देने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार रहेगा कि उनकी राजनीति में एंट्री होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो ये सबके लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि वो बदलाव की राजनीति के साथ इसमें प्रवेश करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।